कपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। बहुत सारिया स्टेट्स हैगियां ने जिस दे विच शेयर्ड पेरेंटिंग की गल जिहड़ी हैगी आ वो चल रही है और उत्थे लागू भी हो चुकी है। पंजाब ते हरियाणा अजिहा सूबा जिस दे विच हुण इसकी गल होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो शेयर्ड पेरेंटिंग से भी पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे की कस्टडी एक पेरेंट को मिलती है और विजिटेशन दूसरे पेरेंट को मिलता है। ये कौन सा लॉ है? ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का। मतलब ये 1890 में ये लॉ बना था, जिस लॉ पे ये डिसाइड होता है कि बच्चे की कस्टडी किस पेरेंट को मिलेगी और विजिटेशन किस पेरेंट को मिलेगा। बच्चे का ये अधिकार है कि उसको दोनों माँ बाप का प्यार मिले, वो दोनों माँ बाप के साथ बड़ा हो और दोनों माँ बाप के संस्कारों को आगे बढ़ाए। तो इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का नाम है शेयर्ड पेरेंटिंग। बच्चा मुझे सिर्फ ऐसा एक वर्ड से पहचानता है कि ये डैडी है, डैडी आएगा गिफ्ट लेके जाएगा, दैट्स इट। पेरेंट्स के झगड़े दे विच बच्चे की जैसी समझते कि कोई गलती नहीं है। बच्चे नूं एक अच्छा एटमोसफेयर जिहड़ा वो देना फादर का भी तो मदर का भी काम है। नॉर्थ इंडिया के एटमोसफेयर को देखते हुए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के एटमोसफेयर को देखते हुए असी उन्होंने कोर्ट तो कोशिश करांगे कि भई वो इनू इंप्लीमेंट करें। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹੀ मतलब है कि बच्चे दे उत्ते जिन्ना हक माँ दा है उन्ना ही हक प्यो दा भी हैगा। और शेयर्ड पेरेंटिंग की कुछ हैगा, हाई कोर्ट दे विच मसला चल रहा है कि कुछ इत्थे स्टेटस हैगा। मेरे नाल कुछ पटिशनर्स हैगे ने, उन्हां नाल ही गलबात करदे आ, पूरा मसला समझण दी कोशिश करदे आ क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े हैगे ने इस मुद्दे दे उत्ते गलबात करना चाहते ने, समझना चाहते ने क्योंकि पंजाब ते हरियाणा दे विच नवीं चीज़ हैगी है शेयर्ड पेरेंटिंग दी। हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तो पूरा रिस्पॉन्स भी मंगिया हैगा कि तुसीं दसो इस दे उत्ते की कुछ करना चाह रहे हो। सो इस दे उत्ते अज आपां विस्तार रूप दे विच गल करांगे। मेरे नाल गौरव रहेजा ने गलबात करदे आ। गौरव जी, सब तो पहला तां पूरा शेयर्ड पेरेंटिंग ਇਹ पंजाब ते हरियाणा दे विच एक पूरा नवा कॉन्सैप्ट है। सो ਇਹ एग्जैक्टली हैगा की है और हाई कोर्ट दे विच किद्दां पहुंचिया बाद च पुछदे आ। लेकिन शेयर्ड पेरेंटिंग दी आपां गल करिए, शेड्यूल जिहड़ा हैगा या जो कोई गाइडलाइंस बनियां ने, ਇਹ है की चीज़ है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शेयर्ड पेरेंटिंग से भी पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे की कस्टडी एक पेरेंट को मिलती है और विजिटेशन दूसरे पेरेंट को मिलता है। ये कौन सा लॉ है? ये गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का। मतलब ये 1890 में ये लॉ बना था, जिस लॉ पे ये डिसाइड होता है कि बच्चे की कस्टडी किस पेरेंट को मिलेगी और विजिटेशन किस पेरेंट को मिलेगा। तो ये कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अब जो है सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं। अब जो है फीमेल भी जो है साथ ही मैन के आगे बढ़ रही हैं और उतना ही पढ़ी लिखी हैं जितना मैन है, तो वो भी नौकरियों पे जाती हैं, घर से बाहर जाती हैं। तो इसीलिए ये सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और इस बदलते हुए सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कई हाई कोर्ट्स ने कुछ गाइडलाइंस निकाली जिसका उन्होंने टर्म दिया शेयर्ड पेरेंटिंग का। ये गाइडलाइंस कुछ इस तरह से हैं कि बच्चा जो है इक्वल राइट्स एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों ही पेरेंट्स की, ना कि किसी एक पेरेंट का। बच्चे का ये अधिकार है कि उसको दोनों माँ बाप का प्यार मिले, वो दोनों माँ बाप के साथ बड़ा हो और दोनों माँ बाप के संस्कारों को आगे बढ़ाए। तो इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का नाम है शेयर्ड पेरेंटिंग। और शेयर पेरेंटिंग किस तरीके से लागू होगी उसके लिए डिवाइस किया जाता है एक पेरेंटिंग प्लान, जो कि कई हाई कोर्ट्स ने रिकमेंड किया है और एनफोर्स भी किया है कि पेरेंटिंग प्लान इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चे का जो लव एंड अफेक्शन है दोनों पेरेंट्स का बच्चे को मिले। जैसे कि उसमें ये डिसाइड होता है कि एक बच्चा जो है वो कितना टाइम फादर के पास रहेगा, कितना टाइम मदर के पास रहेगा। कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस बनती हैं कि जैसे शुरू के 6 महीने वो फादर के पास रहेगा, तो लास्ट के 6 महीने मदर के पास रहेगा। जब वो 6 महीने फादर के पास रहेगा तो वीकेंड पे मदर के पास भी जाया करेगा।
इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी जाती हैं जिसे हम पेरेंटिंग प्लान का नाम देते हैं। तो उसमें ये भी डिसाइड होता है कि बच्चे का जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों पेरेंट्स कितना कितना पे करेंगे। ये भी डिसाइड होता है कि वेकेशंस पे बच्चा किसके पास कितनी देर रहेगा, और ये इस तरीके से डिसाइड होता है कि बच्चे को दोनों का इक्वल प्यार, लव एंड अफेक्शन मिले। तो इसे पेरेंटिंग प्लान कहते हैं। ये पेरेंटिंग प्लान और शेयर्ड पेरेंटिंग ऑलरेडी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेड है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि कर्नाटका में भी, स्टेट ऑफ कर्नाटका में भी ये इम्प्लीमेंट की गई है शेयर्ड पेरेंटिंग, और ये मैंडेटरी करी गई है वहाँ पे बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कि शेयर्ड पेरेंटिंग इज़ द मस्ट। और कोई भी अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो प्लान सबसे पहले फाइल करना है, उसके अलावा शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं पिटीशन। तो ये शेयर्ड पेरेंटिंग इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, इन सब जगहों पे ये इम्प्लीमेंटेड है और फंक्शनिंग कर रही है। ठीक है। और क्योंकि अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे अभी फिलहाल जो कस्टोडियल राइट्स हैं वो मदर के पास हैं, है ना, और फादर को विजिटिंग राइट्स मिलते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। जनरली मदर के पास ही बच्चे की कस्टडी होती है और फादर को विजिटेशन मिलती है। तो देखा गया है कि जनरली ऐसा ही ट्रेंड है पंजाब एंड हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पे अभी भी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 से ये चीज़ें गवर्न हो रही हैं। तो आपकी तरफ से हाई कोर्ट में भी आया गया, हाई कोर्ट का रुख किया गया। हाई कोर्ट ने अब फिलहाल पूरा स्केड्यूल मांग लिया पंजाब से भी, हरियाणा से भी, चंडीगढ़ से भी कि इसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसको कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन आप हाई कोर्ट कैसे पहुँचे? मेरा तो फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था। तो फैमिली कोर्ट में मेरा चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा था। वहाँ से मुझे 2-2 घंटे की विजिटेशन मिली थी सैटरडे संडे की। तो मैंने उसको एनहांस करने के लिए मैं हाई कोर्ट आया था कि मैंने ये मांगा था कि जब तक मेरा केस डिसाइड नहीं होता एटलीस्ट मेरे को वीकेंड की विजिटेशन मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं हाई कोर्ट में आया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि इसी तरीके से एक और हमारा जो साथी है वो भी हाई कोर्ट आए थे, और उनको भी फैमिली कोर्ट में वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब जहाँ पे उनको कस्टडी बच्चे की नहीं मिली थी, तो वो उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में आए थे। और उन्होंने जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी, जो उनकी रिपोर्ट थी उसको भी ऑन रिकॉर्ड लिया और स्टेट को पार्टी बनाया और उनसे ये पूछा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और किन स्टेट्स ने उन रिकमेंडेशन का क्या जवाब दिया है। तो इस तरीके से शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और अभी उस पर सुनवाई बाकी है। उम्मीद है कि कुछ हमारे पंजाब एंड हरियाणा के बच्चों को भी बाकी स्टेट्स के बच्चों की तरह एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें दोनों माँ बाप का इक्वल प्यार मिलेगा। अभी जब मैंने शुरू की थी ये इंटरव्यू तो मैंने ये बोला था कि इस पूरे डिस्प्यूट में चलो एक कपल की नहीं बन रही, वो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होता है क्योंकि बच्चा जो देख रहा है उसकी स्पॉन्ज मेमोरी है, फोटोजेनिक मेमोरी है और पूरा उसकी जो लाइफ है वो डिपेंड कर रही है कि उसके मदर फादर अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चे को लेकर, बच्चे की मानसिकता को लेकर अगर आप उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं या हाई कोर्ट में आपकी तरफ से, आपके वकील की तरफ से क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, माँ बाप की गलती है, माँ की गलती है, बाप की गलती है, दोनों की गलती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है। और बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो एक इनोसेंट पायस सोल है जिसको दोनों का प्यार मिलना चाहिए। तो माँ बाप की जो ईगो है, टसल है, वो तो अपनी जगह चलती ही रहती है, लेकिन बच्चे पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारी तरफ से या जो भी शेयर्ड पेरेंटिंग में है सबकी तरफ से यही रिक्वेस्ट जाती है कि हम इस केस को बच्चे के लिए एटलीस्ट जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करें और डिसाइड करें कि बच्चा जो है फादर और मदर के पास कितनी टाइम रहेगा, किसके साथ कब रहेगा। ये चीज़ हम सबसे पहले डिसाइड कर दें ताकि बच्चा कम से कम इफ़ेक्ट हो। हम ऑब्वियसली एक आइडियल एटमॉस्फेयर तो वही होता है जिसमें बच्चा, माँ बाप दोनों सब एक साथ रहते हैं, बिकॉज फैमिली का मतलब ही यही होता है, फादर एंड मदर आई लव यू। लेकिन अब हम उसको ये आइडियल सिनेरियो तो नहीं दे पा रहे, तो लेकिन सबसे क्लोजेस्ट टू द आइडियल सिनेरियो उसको प्रोवाइड करना चाहिए और जिसमें मदर को भी कोऑपरेट करना चाहिए, फादर को भी कोऑपरेट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं, क्योंकि आपको विजिटिंग राइट्स मिले थे, लेकिन ऐसा क्या था आपको ऑफ कोर्स कि आप अपने बच्चे से ज़्यादा मिलना चाह रहे थे कि आप हाई कोर्ट पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे फादर्स हैं जो कि आपकी तरह सोच रहे हैं कि मेरे को भी अपने बच्चे के साथ रहने का हक है। सिर्फ माँ का हक तो है ही है, लेकिन बाप का भी उतना ही हक है। सो आपका जो दर्द था, आप कैसे पहुँचे? अगर आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी हमारे साथ शेयर करें।
जी हाँ, एक्चुअली बच्चा जो है मेरे से और मेरी वाइफ दोनों से ही अटैच था। और जब ऐसा हुआ कि बच्चे की कस्टडी मेरी वाइफ को दे दी गई और मेरे को 2-2 घंटे का टाइम मिला, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। जब मैं उससे मिलने जाता था वो मुझसे पूछता था कि पापा मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता। कई बार उसने मुझे आके ये भी बोला, 4 साल का बच्चे ने मुझे ये भी बोला कि पापा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी ऐसी लाइनें जब उसने मुझे बोली तो जो मैं मायूस होता था कई बार, तो मेरे अंदर और ज़्यादा जोश आ जाता था। और एक बार तो मैंने सोच लिया था कि मुझे शायद कुछ नहीं मिलेगा, मैं हाई कोर्ट भी नहीं आता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है हमारी जुडिशरी पे, और मैं हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में मुझे रिलीफ मिला और मेरे को स्पेशली जस्टिस ने सुना, मेरी बात को भी सुना, मेरे से पर्सनली बात किया, हमें समझाया, मेरी वाइफ को भी समझाया, बच्चे से भी बात करी, बच्चे का साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी करवाया चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से। ये सारा जब रिपोर्ट आई तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने भी ये बोला कि बच्चा जो है दोनों से अटैच है और उनको दोनों का प्यार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरी बात सुनी गई और मुझे मेरा विजिटेशन टाइम जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी आप शेयर्ड पेरेंटिंग को लेके काफ़ी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ जी, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि ये जो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है जिसमें विजिटेशन मिलती है एक पेरेंट को और कस्टडी दूसरे पेरेंट को, ये बहुत पुराना है, 1890 का है सोचिए। और अब तो पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। अब जो है लेडीज़ भी कंधे से कंधा मिला के मैन के साथ आगे जा रही हैं, हर फील्ड में है, और ये बहुत अच्छी बात है। सबको अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसे माहौल में अगर बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार मिले तो हमें समझ लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बोथ द पेरेंट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड। ठीक है जी। जी, अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से हाई कोर्ट पहुँचे, और आपकी तरह बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सुन भी रहे हैं, फादर्स हैं, आपके क्या कुछ विचार हैं, और आप भी क्या शेयर्ड पेरेंटिंग को चाहते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो? मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक किसी को एक्चुअल शेयर पेरेंटिंग का मतलब नहीं पता, स्पेशली विद द वाइफ्स। उनको लगता है कि जो भी हम प्लान मतलब बनाएंगे वो उनको नियर फ्यूचर में उनको हरास करने के लिए बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 2 दिन वीकेंड में चाहिए, अगर वो कंप्लाई नहीं होता तो ये मुझे फिर कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेके जाएगा। अगर मैं 50% ऑफ द वेकेशंस मांग रहा हूँ, अगर वो मैं कंप्लाई नहीं करूँगी, सो ये उनका एक मेंटल ब्लॉक बहुत ज़्यादा बन गया हुआ है रिगार्डिंग शेयर पेरेंटिंग। सो अभी मेरा भी एक केस चल रहा है, मैंने स्टिल आई एम ऑन मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ एंड वी आर वर्किंग ऑन अ शेयर पेरेंटिंग प्लान। सो नीचे मेरा केस अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही है। सो फैमिली कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि आप एक बार बच्चे से मेरे साथ कंफर्टेबल करवाएं, बिकॉज मेरी वाइफ के साथ मेरा डिस्प्यूट तब हुआ जब व्हेन शी वाज ऑन फैमिली वे। सो बच्चा मुझे सिर्फ एज अ एक वर्ड से पहचानता है कि ये डैडी है, डैडी आएगा गिफ्ट्स लेके जाएगा, दैट्स इट। अभी बच्चा मेरे साथ आता नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, बट धीरे धीरे फैमिली कोर्ट ने ये बोला है कि आप इसको बच्चे के साथ कंफर्टेबल कीजिए, फिर आप अपना फिर प्लान वर्कआउट कीजिए। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम वो हाई कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, ताकि प्लान ऐसा बने कि जो दोनों के फेवर में हो, ना वाइफ के ऊपर बर्डन हो ना फादर के ऊपर बर्डन हो। और हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं, क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि ये केस अभी प्रोग्रेस में है, सब्जुडिस है, हाई कोर्ट हर जो है पहलू जानना चाह रहा है, तो हाई कोर्ट में क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये लुकिंग फॉरवर्ड की तरफ ये बढ़ रहा है ये वाला केस? मैम वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव साइड कि डेफिनेटली they will our honorable Punjab and Haryana High Court, they will also implement the same thing on the guidelines what we have proposed, what plan we have अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे क्या कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि अगर शेयर्ड पेरेंटिंग का प्लान देना तो ये चीज़ें होनी चाहिए? मैम दैट इज़ जस्ट अ गाइडलाइंस। आप प्लान हर किसी का अपने अकॉर्डिंग बनेगा, इनका प्लान अपने अकॉर्डिंग बनेगा, मेरा प्लान अकॉर्डिंग। किसी को अगर फ्राइडे चाहिए या फ्राइडे सैटरडे चाहिए, ओके मुझे मंडे एंड ट्यूसडे ऑफ है तो मैं मंडे, मतलब दैट व्हाट आई एम सेइंग कि ये हस्बैंड और वाइफ का एक म्यूचुअल डिसीजन है। तो वो महीना टाइप्स या जो भी इन दोनों का कंफर्टेबल लग रहा है, और उसमें वेकेशन की भी बात है, क्या कुछ गाइडलाइंस क्या है कुछ हैं शेयर्ड पेरेंटिंग? मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैम बॉम्बे हाई कोर्ट ने चाइल्ड्स राइट एनजीओ का एक पेरेंटिंग प्लान है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है और रिकमेंड किया है। उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि नॉर्मल वीकडेज पे बच्चा कहाँ पे रहेगा, किसके साथ रहेगा, वीकेंड्स पे किसके पास रहेगा, वेकेशंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बच्चे का जो खर्चा है वो कैसे उठाया जाएगा,
बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे मेडिकल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, रिक्रिएशनल, ये कौन कितनी करेगा, तो इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस हैं। एक ड्राफ्ट पेरेंटिंग प्लान बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में वेबसाइट पे डाला हुआ है। उस पेरेंटिंग प्लान के हिसाब से दोनों पेरेंट्स या जो भी पेरेंट पहले आता है अपनी मैट्रिमोनियल कंप्लेंट लेके, उसको वो प्लान अपने हिसाब से कस्टमाइज या पर्सनलाइज करके बॉम्बे फैमिली कोर्ट में सबमिट करना होता है अलॉन्ग विद द पिटीशन। उसके बाद डिवोर्स के लिए यू कैन उसके बाद कुछ भी होगा, उसके बाद सबसे पहले यही चीज़ डिसाइड होगी। उस गाइडलाइंस में ये भी है कि इंटरिम कस्टडी या इंटरिम विजिटेशन विद इन 60 डेज डिसाइड करना है। सो उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड होगा, सुनवाई होगी, डाइवोर्स की बातें होंगी या कुछ भी उसके बाद ही होगा। सबसे पहले इस चीज़ पे डिसाइड होगा। तो ये एक ड्राफ्ट पेरेंटिंग प्लान है जो कि कई हाई कोर्ट्स ने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश ने भी इसको अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस इन हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भी डाला हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे ये पेरेंटिंग प्लान, लेकिन वो एक फॉर गाइडेंस टू दी फैमिली कोर्ट्स है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाता है, शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है या इतना ज़्यादा उसको एक्सपोजर नहीं मिला है। लेकिन कई स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि पेरेंटिंग प्लान तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर मैट्रिमोनियल केसेस एंड डिस्प्यूट्स। अभी रिकमेंडेड है यहाँ पे लेकिन मैंडेटरी नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं, सर्कुलेटेड फॉर गाइडेंस है। हाँ जी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਜੀਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਡੋਗਰਾ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਮੈਨ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੂਮਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲੱਸ ਬਜਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਪਲੱਸ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਆਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ 2005 ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 40 ਪਲੱਸ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 8882498498। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6000 ਪਲੱਸ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 498 ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ 376 ਵੀ ਹੈ, 377 ਵੀ ਹੈ, 354 ਵੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਤਦਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ NCRB 2021 ਦਾ ਆંકੜਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1,19,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 44,000 ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 2.7 ਟਾਈਮਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੈਨ ਦਾ ਵੂਮਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ ਦਾ ਲਵੋ, 81,000 ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 28,000 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 7% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਤਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਤਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NGO ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਮੈਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ NGOs ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਊਰੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੇਪ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ, 354 ਦੇ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਝੁਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਅਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਖੌਟਾ ਕਿ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਅਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਜੀਅਨ ਐਕਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨੇ NGO, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਨੀय ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਸਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ 6 ਜਾਂ 7 ਪੈਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6-7 ਕੇਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਡੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ 5-6 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ 498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ 498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 498 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ, RCR ਵਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय MP ਸੀਗੇ ਰਾਜਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਬਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਵਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ।